हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम सेशन लेके आते हैं ग्रो मीट्स के ऊपर, जहां पे इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं और आपकी क्वेरीज को बहुत ही सिंपल टर्म्स में आंसर करते हैं। और जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रतीक ओसवाल, हेड ऑफ पैसिव फंड्स एट मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वेलकम प्रतीक, मैं ग्रो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। Thank you, Jagdeep. And look forward to having a great session with Grow. Thank you. थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज का जो हम अपना सेशन रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में हैं कि वो ग्लोबल मार्केट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे म्यूचुअल फंड को लेकर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पे आप ग्लोबल मार्केट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिसके रिगार्डिंग आपके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर करने का हम ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो प्रतीक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग होता क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग, तो बहुत से लोग सिर्फ इसको यूएस के साथ लिंक करके देख लेते हैं। तो क्या आप बताएंगे लोगों को कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ जी, जगदीप जी, अगर आप ग्लोबल इन्वेस्ट के बारे में बात करना चाहोगे तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग होता है जो इंडिया के बाहर होता है। अगर आप देखोगे इंडिया को आज हम सभी इन्वेस्टर जो है, हमारा आज 100% अगर पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड है, इंडियन डेट, इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड है। और क्या होता है इससे कि अगर इंडिया, मैं जानता हूँ इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही पॉपुलेशन बड़ा है और ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन आप देखोगे इंडिया सिर्फ 3% जीडीपी मार्केट शेयर है हमारा। तो हम जो इन्वेस्टर है, 97 के जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज तो होते हैं इंडिया के बाहर, वो अपॉर्चुनिटीज में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। इससे उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज है आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनका भी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप देखोगे मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं अभी पैसिव फंड हेड कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं यूएस में वेल्थ मैनेजमेंट करता था। और मेरे सब क्लाइंट्स जो थे यूएस में, उनके सभी पोर्टफोलियो में, तो मेरे पास करीबन 1000 से 1500 क्लाइंट्स है, और सभी के पोर्टफोलियो में करीबन 20 से 40% का जो उनका एलोकेशन है वो यूएस के बाहर था। और ये ये जो मैं देखा है, मैंने बहुत सारी जगह में देखा है, यूके में भी देखा है, हांगकांग में भी देखा है। तो अगर आप देखोगे ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, और इंडिया में मैं जानता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये बहुत ही नीश कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 से 10 सालों में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास एक ग्लोबल फंड या ग्लोबल स्टॉक्स हो गए उनके पोर्टफोलियो में। तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। आपका ये जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो में कैसा फर्क पड़ेगा, इसके बारे में मैं 2 या 3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप देखोगे इंडिया और यूएस बहुत ही आसान देश है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यूएस में सभी जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ग्लोबली बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखोगे एप्पल या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या स्पॉटिफाई, तो ये सब कंपनियां जो है ये यूएस कंपनियां है, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही ग्लोबल है। इसलिए यूएस अच्छी कंट्री है, क्योंकि आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग और ग्लोबल बिजनेसेस बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर आप देखो ये सभी जो कंपनियां हैं वो सब इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि आज आप भी बहुत ही आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ये जो प्रोडक्ट्स है वो यूज कर रहे हैं। इसी हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मेन रीजन सबसे मेन रीजन आप वाई आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो कोरिलेशन है वो इंडिया से बहुत ही अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इंडिया से कल 10% ऊपर गया, तो आपका जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ये शायद 10% नहीं जाएगा। और नेक्स्ट ईयर इफ इंडिया अगर 20% नीचे गया तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग शायद 20% नहीं जाएगा। तो क्या होता है, इससे आपका जो पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और आपको जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज सभी इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास 4 से 5 म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा। और अगर देखोगे जब बुरा टाइम आता है स्टॉक मार्केट में, तो सभी म्यूचुअल फंड नीचे गिरते हैं। आपके पास 4 हो या 10 हो या 20 हो। अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके जो ये एक्सपोजर है ये इंडियन मार्केट से बहुत ही अलग ये मूवमेंट होता है। इसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का प्रोटेक्शन भी होता है, और हमने देखा है कि इससे आपका जो वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होता है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप देखोगे नंबर्स में, इंडियन म्यूचुअल फंड का जो कोरिलेशन होता है वो करीबन 90-90% होता है
वेराज अगर आप S&P 500 या फिर नैस्डैक देखोगे तो उनका कोरिलेशन होता है 20 से 25%। तो ये इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट ये भी है कि आप देखोगे अगर अगर आज आप देखोगे बहुत सा हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है आज डॉलर में होता है। अगर आप देखोगे हम बाहर घूमने जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, हम अब्रॉड एजुकेशन करने जाते हैं, और ऑल्सो हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, एप्पल आईफोन ये वो। तो इसके हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न बहुत ही चेंज हो गया है, और उसके हिसाब से हमारा जो डॉलर एक्सपोजर है उसको भी हमारे एसेट एलोकेशन में होना चाहिए। और अगर आप देखोगे ग्लोबल इन्वेस्टिंग में आप एक नहीं लेकिन आप 2 एसेट क्लास आप खरीद रहे हो। एक एसेट क्लास है आपका ये जो यूएस स्टॉक्स, ये जो ग्लोबल कंपनियां, और दूसरा एसेट क्लास है यूएस डॉलर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो यूएस डॉलर में होता है। और अगर आप देखोगे लास्ट 10-20 सालों में इंडियन रुपी का डॉलर के मुताबिक बहुत ही दाम कम हो गया है। अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो करीबन 40 रुपए 40 रुपीज वॉज $1, आज हो गया 75-80 रुपीज। तो उसका प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी ग्लोबल इन्वेस्टिंग में। तो ये है सम बेसिक फ्रेमवर्क्स टू व्हाई आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इन्वेस्टर आई थिंक छोटे या बड़े शुड हैव एटलीस्ट 10 to 15% एलोकेशन, कि उसका आपका पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। ये है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। थैंक यू प्रतीक। तो जहां तक मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई आपकी टॉक से कि एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत क्लियर तरीके से फायदा मिलता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग में। सेकेंडली जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वहां पे आपका जो करेंसी रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेज हो जाता है अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो प्रतीक यहाँ पे जो रिसेंट के टाइम में हमने ट्रेंड देखा है कि जो ये अट्रैक्शन आया है इंडिया के इन्वेस्टर्स के अंदर वो रिसेंट के टाइम में बहुत ज्यादा आया है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जो लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियोज के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर? उससे पहले अगर आप जाओगे आज से 5 साल पहले तो शायद बहुत कम अट्रैक्शन होता था तब ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। हाँ, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया है, स्पेशली लास्ट आई थिंक 6 से 8 महीनों में बहुत सारा अट्रैक्शन हो गया है। और आई थिंक अट्रैक्शन का ये जो दो चीजें हैं, एक तो इंडिया में रिटर्न्स आप देखोगे लास्ट 3 से 5 सालों में म्यूचुअल फंड रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया का जो नॉर्मल इक्विटी मार्केट जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है लास्ट 5 सालों में। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टर जो अपने 3 से 5 सालों के बाद इन्वेस्टमेंट किया है वो ज्यादा खुश नहीं है इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली अच्छा ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो आप देखोगे लास्ट 3 से 5 सालों में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा ही नहीं है। और अगर आप देखोगे लास्ट 3 से 5 सालों में ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्पेशली यूएस स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर आज यूएस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करना है। अगर आप देखोगे आप जो नैस्डैक है, S&P फंड है, ये सब दोनों फंड 20-25%, 30%, 40% CAGR लास्ट 3 से 5 सालों में हुआ है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिटर्न देख के ये बात कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप इन्वेस्टिंग देखोगे इन्वेस्टिंग में ये जो टॉप रिटर्न्स वाले जो फंड्स है उसका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग में करना चाहिए रिटर्न चेजिंग के लिए नहीं। हमें सब पता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस में हुआ है और फ्यूचर परफॉर्मेंस में ज्यादा कोरिलेशन नहीं होता है इन्वेस्टिंग, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में। तो उसके हिसाब से मैं अगर इन्वेस्टर्स को अभी इन्वेस्टिंग करना हो तो, एंड स्पेशली टुडे, क्योंकि आज क्या है बहुत सारा अनसर्टनिटी भी है और वैल्यूएशन भी आप देखोगे यूएस में थोड़ा बहुत महंगे है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एडवाइस चाहिएगा तो आप स्लोली करिएगा, क्योंकि आई थिंक बहुत अनसर्टनिटी है। मेरे हिसाब से बहुत सारे जो आप हर्ड फॉलोइंग आप करोगे, सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, उसके वो वो साइकोलॉजिकली वो अच्छा स्टेप नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कम करने होंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत ही अच्छा किया है और सेम परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत कम होता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक diversification is the most important and not returns, and every investor should only look at diversification when they're looking at global investing. Correct. तो दोस्तों जैसे कि प्रतीक ने बताया कि हम सब लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि पास्ट रिटर्न देखते हैं, अगर इसने अच्छा रिटर्न दिया तो उसमें हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका अपना रिस्क एपेटाइट होता है जिसको आपको गेज करना चाहिए, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे कितना पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो प्रतीक अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे
पैसिव फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ईटीएफ वहां पे बहुत ज्यादा फेमस होते हैं यूएस में। इसके अलावा अगर मैं इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं। अगर स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो इस ऐसे केस में पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो आप वहां पे बताना चाहेंगे कि अगर इन्वेस्टर के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहां पे उनको ईटीएफ को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों देखना चाहिए और कैसे उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है नए इन्वेस्टर्स के लिए खासकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप देखोगे अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्ट करना हो ईटीएफ में, और ईटीएफ बहुत ही पॉपुलर हो गए स्पेशली यूएस में, यूरोप में, और डेवलप्ड मार्केट्स में आप देखोगे ईटीएफ अभी सब लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक इंडियंस के लिए भी ईटीएफ प्रोबेबली बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको ग्लोबल स्टॉक से बाय करना हो या फिर फंड्स बाय करना हो। मेरे हिसाब से मेरा, अगर आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर को आई थिंक जो ऑप्शंस है फंड्स में वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप देखो इंडिया में भी 5,000, 6,000, 7,000 म्यूचुअल फंड है, और फिर यूएस में तो और ही ज्यादा है। और मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन इतना इजी नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक पैसिव फंड्स बहुत ही सिंपल कर देते हैं। अगर आपको यूएस में आपको इन्वेस्ट करना हो तो सिंपल S&P 500 या फिर नैस्डैक या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे जो इंडेक्सेस है जो आपको बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज देंगे, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है बहुत ही अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या है, ये जो ETF है बहुत ही लो कॉस्ट है। तो अगर आप देखोगे आपके जो ये एक्सपेंस रेशियो हो गए, अगर आप ETF बाय करोगे तो इनका बहुत ही कम है दूसरे फंड्स के साथ। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो ये 5, 10, 15, 20 सालों में, आप देखोगे ये जो फीस का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ETF बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर आपको चूज नहीं करना हो कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, तो ETF में आप डाल दो। अगर आप देखोगे S&P 500 जो एक फंड है वो ऑलमोस्ट 50 साल पुराना फंड है। लॉन्च हुआ था 1970s में, और आज वो विश्व का सबसे बड़ा ETF और इंडेक्स फंड है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल फंड है, और आई थिंक बहुत सारे, और 50 सालों में आज बहुत ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है और लो कॉस्ट भी है। तो मैं उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँ कि अगर लोगों को स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना हो या फिर लोगों को फंड सिलेक्शन नहीं करना हो, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन उनके लिए है ETF या इंडेक्स फंड। इंडिया में ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत ही अच्छे, एक्टिव और पैसिव दोनों अच्छे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे अब्रॉड मार्केट्स में तो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। अब देखोगे ETF का या फिर पैसिव फंड्स का यूएस में, तो 90% ऑफ पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स हैव बीन बीटेड बाय द इंडेक्स। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है और बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। करेक्ट प्रतीक। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी थोड़ा ट्रैक्शन जो लोगों का है इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा सा पैसिव इन्वेस्टिंग यानी कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ काफी बढ़ा है रिसेंट के टाइम में। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ETF का मार्केट है इंडिया में, उसका भी आपको पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ यहाँ पे भी वैसे होने के चांसेस हो सकते हैं? हाँ पक्का। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी ETF में बहुत है, क्योंकि वो सिंपलिसिटी जो मिलता है आपको ये ETF में या इंडेक्स फंड में, वो बहुत ही बेहतरीन है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे यूएस में भी ऑब्वियसली ETF है ना वेरी बिग, बट अभी इंडिया में देखोगे हर इन्वेस्टर के पास ETF का जो पेनिट्रेशन है जीरो, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है। बहुत कम इन्वेस्टर्स के पास ETF है एज अ प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी अगर आप देखोगे ETF आज दे आर अबाउट 10 to 15% ऑफ द ओवरऑल म्यूचुअल फंड AUM। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड। और आज के तारीख में बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 5 सालों में इन्वेस्टर को बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। बहुत सारे अगर हमको स्मार्ट बीटा खरीदना हो या फिर इजी इंडेक्स फंड खरीदना हो तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नंबर वन रीजन टू व्हाई ETF विल डू वेल इज बिकॉज ऑफ हाउ सिंपल दे आर। सिंपलिसिटी हमने देखा है लास्ट 50 सालों में कि सिंपल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स। सिंपल प्रोडक्ट्स एंड अप डूइंग staying in a portfolio for a very long time, and we all seen that I think even though you have thousands of funds out there, ultimately it's a simple fund that have survived over say 10, 15, 20 years. So मेरे हिसाब से I think बहुत ही अर्ली स्टेजेस है अभी ETF इंडेक्स फंड्स के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5-10 सालों में वो बहुत बड़े मतलब पोटेंशियल काफी है। और बोला जाता है है। फाइनेंस में कितना सिंपलिसिटी होगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है आपको।
तो प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, ईटीएफ एक ऑप्शन हो गया, जो अपॉर्चुनिटीज है इंडियन इन्वेस्टर्स के पास, जो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जिसका फायदा वो ग्लोबल इन्वेस्टिंग में उठा सकते हैं? I think global investing में I think ETFs है, investors के पास I think typically दो ऑप्शन है अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्ट करना हो। एक है फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड बहुत ही इजी है आपको, जस्ट लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी 500 फंड जो है, आप एक ग्लोबल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको एक्सपोजर, सेम एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको डायरेक्टली जाना हो यूएस में तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा महंगा है। आज अगर आप देखोगे LRS जो होता है, उसके हिसाब से आपको एक फॉरेन ब्रोकिंग अकाउंट भी आप खोल सकते हो और उसके हिसाब से आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो वहां से। तो वो दो ऑप्शंस है, तो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं अगर इन्वेस्टर्स के आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी और आई थिंक के मुताबिक इन्वेस्टर्स को ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ETFs, अगर इन्वेस्टर्स को इंडिविजुअल स्टॉक्स भी खरीदना हो तो वो भी आई थिंक इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग is diversified mutual funds। तो आई थिंक अगर आपको इन्वेस्ट करके जो बोलना है और सिर्फ SIP आपको करना है तो फिर आई थिंक ETFs या इंडेक्स फंड या आई थिंक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो प्रतीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी एक आम इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि अगर मेरा एक पोर्टफोलियो है जो मैंने इंडिया में बना के रखा था, तो मुझे कितना % एलोकेशन अपना ग्लोबल इन्वेस्टिंग में करना चाहिए? हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें मैं पहली बात बताऊंगा कि अगर आप ये जो मैंने बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया था, ये बेनिफिट्स मोस्ट कॉमन बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। और अगर आप देखोगे डाइवर्सिफिकेशन तभी होता है तब अब जब भी आपका जो एटलीस्ट ज्यादा पोर्टफोलियो आप डालोगे उसका इफेक्ट आएगा। अगर आप सिर्फ 3% या 4% या 5% पोर्टफोलियो डालोगे ग्लोबल फंड्स में तो वो डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट आपका नहीं आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना हो ग्लोबली तो मिनिमम आई थिंक 15 से 15 to 20% इज ऑफ योर इक्विटी एलोकेशन। ये बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अगर आपका इक्विटी एलोकेशन है इंडिया में तो आई थिंक स्लोली मे बी 6 महीने या 12 महीना या 15 मंथ्स में आपका जो एलोकेशन होना चाहिए जो इज 15 to 20% आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक, वो बहुत ही अच्छा नंबर है। क्या होगा अगर आप 15 से 20% का आपका पोर्टफोलियो एक्सपोजर होगा तो आपको पूरा बेनिफिट जो होते हैं, लो कोरिलेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बाइंग द डॉलर, वो सब आपका पूरा पोर्टफोलियो में आएगा और ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ही आपका मतलब लेस वॉलेटाइल हो जाएगा और थोड़ा सेफ हो जाएगा। करेक्ट प्रतीक। सो चलिए प्रतीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ETF के ऑप्शन बहुत ज्यादा इंडिया में तो उतने ज्यादा नहीं होंगे इन्वेस्टर्स के पास। मान लो अगर हम यूएस की बात करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अलग अलग ETF के। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मुझे, अगर मेरे पास 10 ETF हैं तो मुझे एक अच्छा ETF कैसे चूज करना है? मुझे कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए कि ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग आने वाले टाइम में इंडिया में भी अगर हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो? राइट। हाँ, तो अगर आपको आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना हो तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ETF भी बहुत सारे, आई थिंक हजारों ETF अब आ गए मार्केट में। मेरे हिसाब से आई थिंक और आई थिंक मुझे अगर इन्वेस्टर को एडवाइस देना हो तो आई थिंक द मोस्ट कॉमन मैंने पहले बात किया था इज डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। जो ETF होता है जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट्स में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे जो हॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, IT ETFs और टेक ETFs और जो भी होता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि उनके मतलब जो भी सेक्टर ETFs होते हैं, सेक्टर या थीम जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, उनको मार्केट टाइमिंग की जरूरत है। वैसे अगर आपको 5, 10, 15, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना हो तो सबसे बेस्ट चैनल इज डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। तो मेरे हिसाब से कोई भी अच्छा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो होता है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स, तो अच्छा एक्सपोजर होगा रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है एटलीस्ट US डाइवर्सिफिकेशन में, वो है S&P 500, जो बहुत ही सिंपल फंड है। टॉप 500 कंपनियां हैं
पूरा लार्ज कैप इंडेक्स है और वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। तो वो बहुत ही कॉमन फंड है और ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर इन द यूएस विल हैव दैट फंड इन देयर पोर्टफोलियो। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और उसके आई थिंक यू कैन आल्सो गेट एक्सपोजर टू स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और इवन टेक्नोलॉजी हैवी। ये जो नैस्डैक फंड भी है आज बहुत ही मशहूर है क्योंकि उसका एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक उनको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इतना हाई नहीं है तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना हो तो अगर आप जा सकते हो थीम ईटीएफ या फिर नैस्डैक या फिर हायर लेस कॉन्सेंट्रेटेड जो दो पोर्टफोलियोज है उनके आप यू कैन इन्वेस्ट देयर। बट that's how I would do it. इसके मुताबिक इसके अलावा मैं ऑल्सो बोलना चाहूँगा कि यूएस इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप दूसरे देशों को भी देखो। अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज यूरोप में या जापान में या फिर चाइना में या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में भी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मैं मानता हूँ कि लास्ट 10 सालों में इन सब कंट्रीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हमको सब पता है कि फ्यूचर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को आई थिंक इक्वल प्रोपोर्शन में भी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए यूएस में, लेकिन ऑल्सो दे शुड लुक एट यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड जापान, डेवलप मार्केट जो है दूसरे, और ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, ताइवान, ब्राज़ील, चाइना, वो भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। करेक्ट। सो थैंक यू प्रतीक। तो जैसे कि प्रतीक ने आपको बताया कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आप अलग अलग कंट्रीज के पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो प्रतीक, ये तो क्वेश्चन हुए हमारे ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में। अब हम आपसे थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपके इन्वेस्टिंग के बारे में। तो प्रतीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक इन्वेस्टर हैं, पिछले बहुत सालों से आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे होंगे और मार्केट बोला जाता है कि हर इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सिखाती है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी 2 से 3 लर्निंग जो आपको मार्केट ने सिखाई है जब से आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, जो एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ। तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ करीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 14 साल से। तो बहुत ही जल्दी मेरा फर्स्ट स्टॉक मैंने खरीदा था जब मैं 16 साल का था। लेकिन जो मैंने सीखा है और मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है। आई थिंक बुक्स हैव बीन द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदे और उसके हिसाब से मेरा नॉलेज बहुत ही और मैं अभी भी बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से टॉप 2-3 लर्निंग्स है कि ये जो वेल्थ क्रिएशन की आप सब लोग बोलते हैं, वेल्थ क्रिएशन, ट्राइंग टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ये कॉन्सेप्ट्स में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्वेस्टर्स है उनको ये आई थिंक होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम लगता है। एंड अगर आप देखोगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, वो बहुत ही अगर आप देखोगे फर्स्ट 50 या 60 सालों में उन्होंने 1 बिलियन कमाया था और उसके बाद 20 सालों में 1 बिलियन 100 बिलियन हो गया था। इसके लिए मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, द मैजिक इज नॉट ट्राइंग टू फाइंड द राइट फंड। अच्छा फंड खरीदा या बुरा फंड खरीदा, वो उसका फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। जो फर्क पड़ता है कि टाइम। आई थिंक गेटिंग रिच इज गेटिंग रिच स्लोली। मैंने लाखों इन्वेस्टर्स को देखा है और मेरे हिसाब से एक भी नहीं है जिसने बहुत ही क्विकली पैसा बनाया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्लो जर्नी है, लेकिन द मोर यू स्पेंड टाइम द बेटर इट बिकम्स। कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जो आप मनी आप इन्वेस्ट आज करोगे वो 20, 25, 30 साल बाद आपको डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल होगा, लेकिन आपको उतना टाइम देना है। तो इसके हिसाब से बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और प्लीज डोंट ट्राई टू मेक इट शॉर्टर, बिकॉज अगर आप शॉर्टर करोगे तो आई नो यू विल मोस्ट प्रॉब्ली लूज मनी। तो वो है बहुत ही बड़ा लर्निंग। सेकेंड इज डोंट स्पेक्यूलेट, इन्वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेक्यूलेटर वो होता है जो खरीदता है 100 रुपए में और बेचता है 150 रुपए में। और इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे रिलायंस, जैसे टीसीएस, जैसे इन्फोसिस, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉक्स खरीदना हो, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इज द इजीएस्ट रूट, लेकिन अगर आपको स्टॉक्स खरीदना हो तो आप
आप स्पेकुलेशन के नाम से आप इन्वेस्ट नहीं करो, आप इन्वेस्ट करो क्योंकि आपको बिजनेस मॉडल खरीदना है और आपका टाइम होराइजन कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि स्पेकुलेशन से पैसा नहीं बनता है। और ऑब्वियसली आपको करना है तो आप प्लीज करिए, लेकिन आपका अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करना हो तो मे बी 90 आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए और मे बी 10% के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट स्पेकुलेट, बी एन इन्वेस्टर। थर्ड इज मैंने इस बारे में मैं थोड़ा बात किया था कि आप पास्ट परफॉर्मेंस में ज्यादा एम्फेसिस मत दो। पास्ट परफॉर्मेंस इज यस एक मेट्रिक होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक नहीं होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस में बहुत ही डिफरेंस होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा बहुत डीप डाइव करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं है। और लास्टली आई थिंक डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कल मार्केट गिरने वाला है और उसके वजह से आप SIP आप बंद करोगे, उसका आई थिंक इफेक्टिव नहीं होता है। मेरे हिसाब से मार्केट टाइमिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करना है तो don't look at timing the markets, look at time in the market. So I think time is more important, but please don't try to time the market. तो ये जो 3-4 आई थिंक लर्निंग्स है, मैंने आई थिंक बहुत सारे मिस्टेक्स भी बनाए और उसके बाद ही ये सब लर्निंग्स मुझे सीखे हैं। तो प्रतीक, आपसे क्वेश्चन पूछने का मोटिव यही था कि आपने जो इतना कुछ इतने सालों में सीखा, तो हमारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो गलती ना करें, बल्कि आपको ये चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो स्टार्टिंग से अगर इन चीजों के बारे में फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका स्टार्टिंग में गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रतीक से जो चीजें सीखी आप उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत बार होता है कि लोग टाइम करने की फिर ट्राई करेंगे, फिर लॉस करेंगे एंड देन अगेन दे विल कम बैक एट द सेम पॉइंट। और प्रतीक, आपके जो आपने डिस्कशन किया इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंस में। आई थिंक फाइनेंस के अगर आप पढ़ते हो तो सब कुछ नंबर्स के अराउंड होता है, लेकिन नंबर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस मॉडल, जैसे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जांपल में समझा दिया हमारे व्यूअर्स को। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन को एंड करते हैं। सो प्रतीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू ग्रो। तो आप क्लोजिंग नोट में कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे या कुछ लास्ट सजेशन या बताना चाहेंगे? Firstly, thank you Jagdish ji, thank you Grow, ये opportunity के लिए। I'm always I love talking to investors and also prospective investors। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग बहुत ही important चीज है। मेरे हिसाब से ये जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है ये है इन्फ्लेशन, और इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे यू कैन आउट परफॉर्म इन्फ्लेशन। अगर आप देखोगे लास्ट 30 सालों में जो प्राइस बढ़ा है, और अगर आज आप प्राइस देखोगे तो इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा एनिमी है। तो मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉर यू टू डू वेल। मेरे हिसाब से ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप जॉब देखोगे, जॉब में आप कमा सकते हो, बट रियल वेल्थ कम्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग, बाइंग बिजनेसेस। तो उसके हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आपको इन्वेस्टिंग का प्लान बनाना हो तो अगर यू हैव टू इंश्योर दैट अगर आप 50-55 और के साल के आप हो, इन्वेस्टिंग इनकम शुड बी हायर देन व्हाट यू मेक ऑन योर सैलरी। दैट शुड बी योर गोल। और उसको वो गोल के लिए आपको बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट करना हो और बहुत ही मतलब डिसिप्लिन वे में आपको इन्वेस्ट करना हो। तो वही मेरा लास्ट आई थिंक वर्ड ऑफ एडवाइस इज, एंड लाइक टू थैंक एवरीवन एंड look forward to I think more interaction. Thank you प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस सेशन को एंड करते हैं। एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था। मैं खुद प्रतीक को बहुत बार फॉलो करता हूँ पैसिव इन्वेस्टिंग पे काफी कुछ सीखने के लिए। सो थैंक यू प्रतीक थैंक यू कमिंग टू ग्रो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।